एक पेन और ख़राब हो गया आज। करें स्टार्ट? चलो, नेक्स्ट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। अब डैम की डेफिनेशन लिख लो पहले, जानकारी दे देता हूँ जो भी है। डैम इज ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर। डैम इज ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर constructed across the width of river. Constructed across the width of river so as to store water. So as to store water in upstream. So as to store water in upstream. हो गया पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द पूल ऑफ वाटर is stored on the upstream side. Is stored on the upstream side. Stored on the upstream side. Stored on the upstream side of dam is known as reservoir. If the dam resists all the all the external forces, if the dam resists all the external forces by its self weight, is termed as gravity dam. उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम। लिख लो उसको। ओके, चलो डेफिनेशन समझो। सबसे पहले डैम क्या होता है? डैम एक ऑब्स्ट्रक्शन है, डैम एक वॉल है, समझ रहे हो? जो डैम कोई पानी स्टोर नहीं करता, समझ रहे हो? डैम एक ऑब्स्ट्रक्शन है सिर्फ। डैम इज अ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ रिवर। किसी भी रिवर पे अगर आपको पानी स्टोर करना है, जैसे रिवर में पानी कहाँ से आता है? बारिश से। अब जरूरी थोड़ी है हर बार बारिश आएगी वहाँ से पानी स्टोर होगा। जब सीजनल बारिश है या पानी उसको स्टोर करना है, जब एट द टाइम ऑफ जब बारिश आ रही है तब स्टोर करना चाहते हो, एक डैम बना देते हैं, वहाँ पे पानी स्टोर होता रहता है। तो अल्टीमेटली दो चीज़ें होती हैं, ये एक डैम बना दिया, डैम के पीछे क्या है? पानी स्टोर होता है, और वो पानी जब भी आपको चाहिए हो वो हम ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो पानी स्टोर हुआ उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वियर। वो रिजर्वियर है, और डैम क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन है, बस इतनी सी कहानी है। तो डैम इज ए फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर सो एज टू स्टोर द वाटर इन अपस्ट्रीम पोजीशन पे पानी को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द पूल ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम इज नोन एज रिजर्वियर। जो पूल है जहाँ पे वो पानी स्टोर किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम साइड में जो, उसको रिजर्वियर बोलते हैं। इफ द डैम रेजिस्ट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज बाय इट्स, अगर कोई डैम ऐसा है जो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेज जैसे वाटर की फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जैसे अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, वर्टिकल फोर्स होगी, वो सारी की सारी फोर्स खुद रेजिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटी डैम।
फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेविटी डैम, या फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डैम लिख लो, सिलेक्शन ऑफ डैम, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट लिख लो, सिलेक्शन ऑफ डैम साइट। फर्स्ट इज टोपोग्राफ, क्या अभी ग्रेविटी डैम की बात कर रहा हूँ सारी, सिर्फ एनालिसिस पूरा चैप्टर इसका ग्रेविटी डैम का है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग में लिखो फर्स्ट फैक्टर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब लोकेशन, टोपोग्राफी ऑफ रीजन, लिखो इसमें नैरो वैलीज, इसमें लिखेंगे अपन नैरो वैलीज हैव लो सबमर्जेंस एरिया, नैरो वैलीज हैव लो submergence area, narrow valleys have low submergence area, should be preferred, should be preferred, area should be preferred in comparison to plain region, in comparison to plain region, in comparison to plain region, and also due to the less clearance, and also due to the less clearance will be required, will be required, hence time required for construction, time required for construction would be reduced, would be reduced. हो गया। चलो इसमें क्या बताया, इसमें बोला इसने दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, जैसे एक तो है ये नैरो सबमर्जेंस, एक होता है वाइड, पूरा वाइड प्लेन सबमर्जेंस जिसको बोलते हैं, ये है इसका फुल सप्लाई लेवल, दिस इज़ फुल सप्लाई लेवल। अब रिवर का सबमर्जेंस जहाँ पे कम होगा उसको प्रेफर करेंगे। अब आपको देखा है जहाँ भी डैम बन रहा था वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों? अब डैम की साइड बना दिया आपने, अब वहाँ पे क्या आगे लोगों के घर हैं तो उतने उस डैम से इतनी दूर रखने पड़ते हैं हमारे को, वो खाली कराने पड़ेंगे, तो जितनी कम जगह घेरेगा उतना बढ़िया होता है हमारे लिए। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं दिस इज द सबमर्जेंस, ये जो जगह है ना, ये इतनी जगह घेरी उसने, इसको सबमर्जेंस, इतनी जगह डूबा हुआ है ये सबमर्जेंस। यहाँ पे कितना है, दिस इज सबमर्जेंस इसकी है। तो इसने पहला पॉइंट बोल दिया आपको, जो नैरो वैलीज हैं हैव लो सबमर्जेंस एरिया, should be preferred in comparison to plain region, and also due to the less clearance will be required, इसकी clearance बहुत कम चाहिए होती है इसके लिए, hence time required for construction would be reduced, time भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ultimately जो कम जगह घेरेगा वो हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो वो सारी कहानी है। सेकंड पॉइंट, अरे इसने तो अपनी प्रेफरेंस बताई है ना अभी। अब चलो स्ट्रक्चर अब ज़्यादा बड़ा बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, प्रेफर किसको करना है, कम से कम हो। फिर इंजीनियरिंग का क्या काम है, इंजीनियरिंग का काम है भी कम से कम कॉस्ट लगे
और कम से कम जगह पे अपना काम बन जाए। तो यही तो इंजीनियरिंग है। बना तो आप उस पर भी सकते हो, पर प्रेफर नहीं करते इसको। ये सारी कहानी। नेक्स्ट, सेकंड है फाउंडेशन। सेकंड इज फाउंडेशन। फाउंडेशन में लिखो, फाउंडेशन शुड बी इम्परमिएबल। फाउंडेशन should be foundation should be impermeable. Foundation should be impermeable. Due to this, seepage will be less. Due to this, seepage will be less. Due to this, seepage will be less. Hence uplift will also be less. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। Hence ये लिखा ही नहीं जा रहा। Hence uplift will also be less. Hence uplift will also be less. uplift प्रेशर होता है जो फाउंडेशन की वजह से लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिवर शुड बी पेरिनियल इन नेचर। थर्ड पॉइंट, जिस रिवर पे बना रहे हो, रिवर शुड बी पेरिनियल इन नेचर। फोर्थ, रिवर शुड बी फ्री फ्रॉम सिस्मिक एक्टिविटीज। रिवर शुड बी फ्री फ्रॉम river should be free from seismic activities. Seismic activities. Free from seismic activities. Construction material and labor. चार्जिंग का इसकी यार। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर शुड बी लोकली अवेलेबल। एंड लेबर शुड बी लोकली अवेलेबल। लोकली अवेलेबल, ये सारी कहानी लिख लो। हो गया, देख लो इसके बारे में देख लो। सबसे पहले क्या बोला, फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, इम्परमेबल होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन परमेबल हुई तो क्या दिक्कत है? फाउंडेशन परमेबल हुई तो क्या होगा? फाउंडेशन अगर परमेबल हुई तो क्या नुकसान है? सीपेज होगी। सीपेज होगी तो क्या होगा उससे? पोर्स में पानी जाएगा। पोर्स से पानी जाएगा तो पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा। पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा? अपलिफ्ट प्रेशर उस डैम को ऊपर उठाएगा। वो समझ रहे हो? उस डैम की जो फाउंडेशन के अंदर पानी चला जाएगा, अब पानी भी जाएगा तो वहाँ उसी का ही क्राइटेरिया है ये भी सारे सारे। जैसे आपको बताया था मैंने, वो कौन सा था, सैंड जो है वो चली नीचे हो जाती है और वो प्रेशर की तरफ वो नीचे सारा पानी लगाने के बाद वो खुद ऊपर प्रेशर लगाने लग जाए, उसको बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। हाँ ऊपर, हाँ वो जो प्रेशर है ऊपर की तरफ प्रेशर लगने जाएगा, वर्टिकल प्रेशर लगने जाएगा, उस प्रेशर को बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर। तो अल्टीमेटली जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो अल्टीमेटली सीपेज की वजह से होता है। ठीक है, तो सोइल कैसी होनी चाहिए? सीपेज होनी चाहिए। तो मतलब जो फाउंडेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए? इम्परमेबल होनी चाहिए। रिवर शुड बी पेरिनियल। रिवर मतलब ऐसी रिवर होनी चाहिए जो परमानेंट हो, जिसका टाइम काफ़ी लॉन्ग हो। समझ रहे हो? पेरिनियल मतलब परमानेंट हो, तो पेरिनियल बोल सकते हो। जैसे आपको बताई थी वो शुगर केन बताया था, पेरिनियल है, पेरिनियल क्रॉप्स है। पेरिनियल मतलब परमानेंट। रिवर शुड बी फ्री फ्रॉम सिस्मिक एक्टिविटी। भाई अर्थक्वेक्स वगैरह ना आते हो वहाँ पे भाई, क्योंकि अर्थक्वेक आएंगे तो क्या होगा? वर्टिकल इफेक्ट भी पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल भी पड़ेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वो सारी एक्टिविटीज़ ना हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर क्या हो जाए? वहीं मिल जाए, क्योंकि कॉस्ट पड़ जाएगी नहीं तो अगर बाहर से लेके जाओगे। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो चलो एक डायग्राम बनाए। नेक्स्ट, फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम। नेक्स्ट इज फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम। फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम। सबसे पहली फोर्स सेल्फ वेट, खुद का वेट, सेल्फ वेट।
कैसा होता है डैम, थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बनता है तो मुझसे। बना लो एक डायग्राम छोटा सा। सेम हाइट की नहीं बन सकती, थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। ये डैम बन जाएगा। और अपने को बनाना है वर्टिकल एक इंक्लाइन पोर्शन। इंक्लाइन पोर्शन के लिए ये डैम टाइप, और इसमें अगर हम इसका इंक्लाइन पोर्शन होता है, देखा है ना, ये मेरा इंक्लाइन पोर्शन। हाँ दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, इसी समझ आ जाएगा। इसमें मेरे को वेट वो निकालने हैं ना, कंपोनेंट दिखाने हैं ना। ये कोई डैम है, देख रहे हो, इसका एक वर्टिकल पोर्शन है जो वॉल बनी हुई है, ये वॉल बनी हुई है, इसका एक इंक्लाइन पोर्शन होता है जो ऐसे जा रहा होता है। तो ये दो पोर्शन होते हैं इसमें। तो अल्टीमेटली वेट किसका आ जाएगा, एक तो इसका खुद का वेट आ जाएगा, और दूसरा किसका वेट आएगा, इसका जो इंक्लाइन पोर्शन है ये यहाँ पे, इसकी वजह से। तो दो वेट आ जाएंगे, W1 और W2, ये तो हम ध्यान रख लोगे। तो W1 एंड W2 बना लो इसको, ठीक है। अब लिखना है, कुछ लिख सकते हो। दिस इज A B C D, ये सारी कहानी आ जाएगी। और इसको भी मिला दो, इसको बोलते हैं टोए। एक होता है हील, एक होता है टोए। इसको बोल रखा है उसने टोए, दिस इज हील, हील को ये बना लो इसको सेम। क्या मतलब टोए, मतलब वॉल का बेस है, और जहाँ पे आपको, हाँ उसको बोल देंगे टोए, बोल देंगे हील एंड टोए। और इसकी जो विड्थ है ये लिख लो, दिस इज विड्थ। ये जो लेंथ है इसकी लेंथ लिख लो, ये लो, ये बना दिया आपको। कुछ इस टाइप का डैम होगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता है ना डैम, पानी ऐसे आता है ना ऊपर से, तो ये वर्टिकल इंक्लाइन पोर्शन दिखा रखा है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से पानी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होल लगे होते हैं, देखे होंगे ऐसे, ये देखो ये गेट टाइप बना रखा होता है, समझ गए। अब तो फील आ गई होगी, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से ये खुद का वेट होगा इसका, ये सारी कहानी। और करूँ इसको थोड़ा सा, इसको ऐसा कर दो, ऐसा ठीक रहेगा। पूरा जाएगा क्या, चलो ये ठीक है। और इधर करता तो जो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, हो गया था, बना लो। चलो दो वेट है इसके अंदर, कौन कौन से, W1 और W2। दिस इज W1 एंड W2। तो टोटल सेल्फ वेट कितना आ जाएगा खुद का, W1 प्लस में W2, ये W1 है। अब एक फ़ोटो भी दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। W एंड W। अब इसमें अच्छा ये बताओ मुझे, लेंथ अपने को पता ही है, लेंथ एक ही है पूरे डैम की, एरिया अलग अलग हो जाएंगे, है ना, एरिया अलग हो जाएंगे। इंक्लाइन पोर्शन का एरिया जो ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है, एक वॉल का एरिया, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले ये बता दूँ, ऑलवेज कंसीडर
लेंथ ऑफ डैम इज 1 यूनिट, 1 यूनिट लेके चलेंगे लेंथ, ठीक है। W1 किसके इक्वल होगा, गामा किसके इक्वल होता है, वेट बाय वॉल्यूम, गामा इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम प्लस गामा इंटू में वॉल्यूम दोनों का। गामा मतलब कंक्रीट ही है जिसका भी बना हुआ है, ठीक है, जिसका भी बना हुआ है। एरिया A1 इंटू में लेंथ प्लस गामा C इंटू में A2 इंटू में L, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू। हो गया। नीचे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, टोटल वेट ऑफ डैम, टोटल वेट ऑफ डैम एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन and pass through its CG and pass through its CG से पास करेगा सारा वेट। नेक्स्ट फोर्स, ठीक है, समझ गए। तो अल्टीमेटली इसका दूसरा व्यू भी बना के दिखा देता हूँ मैं एक बार। जरूरी नहीं है W1 W2 और W3 भी आ सकता है इसमें। जैसे अगर दूसरा व्यू दिखाऊँ तो इसमें समझ आ जाएगा। दिस इज द पोर्शन एंड दिस इज द पोर्शन, ये व्यू है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ साइड व्यू होगा इसका, दिख रहा है ना ये। अच्छा, इसमें कौन कौन सा पोर्शन आ जाएगा खुद के वेट का, दिस पोर्शन, दिस इज W1 W2, ये W3 भी आ जाएगा। क्लियर है। अरे मैंने दूसरे व्यूज के हिसाब से ले लिया, अभी इन दोनों का इकट्ठा ले लिया वेट, ठीक है, एक वेट इसका खुद का आ जाएगा। अरे ये तो वॉल होगी, ये तो वॉल होगी, एक साइड में जा रहा होगा पोर्शन, एक साइड जा रहा होगा, जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है ना, ऐसे जा रहा होगा दोनों तरफ से ताकि फोर्स उसको पूरा बैलेंस कर सके। अरे स्टोर की बात नहीं है, उसकी ग्रिप बनाने के लिए स्लोप दे देते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सपोर्ट के लिए, नहीं तो वो हो जाएगा ना, वो उसकी फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी उसकी, तो इसलिए दे सकते हैं। तो W1 W2 W3 ये सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जरूरी नहीं है W1 प्लस W2 आएगा, भाई जैसा शेप बना रखी है उसमें वैसे दिखा देंगे। तो मैंने W1 W3 एक में ले लिया, इस W2 अलग से ले लिया, ये सारी कहानी है। इसके अंदर एक चीज़ और लिख लो, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यही लिख लो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम, दिस इज 23.5 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, 23.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, इकट्ठा यहीं पे लिखवा रहा हूँ, नहीं तो बाद में लिखवाना पड़ता। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400 kg पर मीटर क्यूब, ये भी लिख लो। नेक्स्ट, और जी भी है क्या यहाँ पे, हाँ गामा में जी भी तो आएगा, यहाँ लिख लो कंक्रीट की जो ग्रेविटी है, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको, दिस इज 2.4 लेके चलेंगे, ये वैल्यू लिख लो, ये हमेशा ये कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारी कहानी आपको ध्यान। अब इसको मैंने अब बताया नहीं है यहाँ पे गामा क्या होता है, गामा ऑलरेडी पता है अपने को, रो इंटू जी होता है, तो वो रो की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये लेंगे हम लोग, समझ गए ना, 1000 ना ले लेना, कंक्रीट का लेना, ठीक है क्या। चलो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट फोर्स है अपनी हाइड्रोस्टैटिक ना वाटर प्रेशर फोर्स, दिस इज सेकंड फोर्स इज वाटर प्रेशर फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, लिख लो हाइड्रोस्टैटिक भी लिख लो यार,
दिमाग में दोनों चल रही हैं तो दोनों लिख लो। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन डैम, डैम पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। बना दे। कहाँ से शुरू कर दूँ इसको? चलो लिखो पहले इसमें। वाटर प्रेशर इज द मोस्ट एक्सटर्नल फोर्स। वाटर प्रेशर इज द मोस्ट external force, most external force acting on the dam, acting on the dam, acting on the dam. The horizontal water pressure extend, horizontal water pressure, the horizontal water pressure exerted on the dam, exerted the horizontal water pressure exerted on the dam by the weight of water, by the weight of water, by the weight of water on upstream portion, by the weight of water on the upstream portion and downstream side of dam, and downstream side of dam. upstream और downstream दोनों साइड होगा, and can be computed, and can be computed horizontal pressure distribution, ना hydrostatic pressure distribution, hydrostatic pressure distribution, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया इतना? हो गया? चलो एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ये भी करके फिर अपन इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। चलो हो गया? एक पॉइंट और लिख लो इसमें। when the face of the dam, when the face of the dam is inclined, when the face of the dam is inclined, अगर फेस आपका इंक्लाइंड है, वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू वेट, वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू वेट, vertical component due to weight of water, due to weight of water, and inclined portion is also be considered, is also be consider, inclined portion is also be consider। आप चेक करते हैं इसको। पहले डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ एच का और यहाँ पे एच का, ठीक है, हो जाएगा। चलो बनाए, डायग्राम देखते हैं इसका, फिर बना लेते हैं, फारिग करते हैं इसको भी। हो गया? चलो कैसा होता है डैम, फोटो बनाते हैं इसकी अब। ये यहाँ से तो इंक्लाइंड जाएगा ऐसे। चलो स्ट्रेट ले लेता हूँ एक बार, इंक्लाइंड ले लें थोड़ा सा, तो लो
वाटर का लेवल यहाँ ज़्यादा होगा अपस्ट्रीम साइड में, यहाँ पे कम होगा, ये वाटर का लेवल होगा। ये मेरा डायग्राम बन गया। चलो अब दिखाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप, हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये वो प्रेशर, वाटर का प्रेशर कैसे लग रहा है, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ गए ना बात। अच्छा, यहाँ का ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी तो पानी होगा। एक तो ये तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया आपने। अब यहाँ पे जो जगह बचेगी ये भी तो पानी आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लेंगे हम लोग। इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली लगेगा। तो वाटर का कलर ले लो, ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसकी हाइट ले लो, हाइट कितनी है इसकी, हाइट ले लो इसकी h, टोटल हाइट कितनी है इसकी, ये क्या हो गया, कौन सा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अरे क्या हो गया इसको, ठीक है, ये एच हाइट है, दिस इज एच हाइट। कहाँ ऐड करेगी सेंटर ग्रेविटी इसकी, दिस इज h बाय 3 पे, ये डिस्टेंस है h बाय 3। बनाओ, शुरू करो इसको। नेक्स्ट उस साइड से भी देख लेते हैं प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर का लेवल कितना है, इतना, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बना देता हूँ। ये दिस इज वो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ की हाइट कितनी है, वाटर के लेवल की हाइट, दिस इज h डैश, ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये बना लो। कहाँ ऐड करेगी सेंटर ग्रेविटी, कहाँ है इसकी, दिस इज h डैश बाय 3। ये बना लो इसको फटाफट से। ये सारी कहानी है। हो गया। सेंटर ग्रेविटी, सेंटर ग्रेविटी, ट्रायंगल का सेंटर ग्रेविटी कहाँ होता है, h बाय 3 पे, ऊपर वाला 2h बाय 3 पे। फ्लो तो अरे डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर कैसे लगता है, क्या ऊपर प्रेशर लगेगा, क्या कहाँ लगेगा, नीचे सबसे ज़्यादा लगेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो। फ्लो तो ऐसे ही जा रहा है, ये यहाँ पे डैम है, डैम कह रहा हूँ, रिजर्वेयर है यहाँ पे, इसका पानी ये ले रहा है, ये तो अंदर की तरफ है, ये लो और ज़्यादा बनाना है तो अंदर जा सकते हो। समझ के बात है, ये सारी कहानी है। वही तो ले रहा हूँ, देखो सुनो। अब अगर ये इंक्लाइंड पोर्शन होता, स्ट्रेट पोर्शन होता, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है इसका। अब साइड में तो इंक्लाइंड दे रखा अपन ने, इसके ऊपर भी तो पोर्शन पे वेट लग रहा होगा, अरे इस पे भी तो लग रहा होगा, इस पे जो वेट लग रहा होगा उसको PV1 बोल दो। ये लो PV1, वर्टिकल पोर्शन से जो वेट लग रहा है, यहाँ पे भी तो लग रहा होगा, है ये भी इंक्लाइंड पोर्शन है, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा PV2। और स्ट्रेट पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। किस पे, अरे ये डिस्ट्रीब्यूशन ये, हाँ 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 हाँ, तो दोनों अलग अलग ली ना मैंने, एक तो वॉल की अलग ले ली, एक इसकी अलग ले ली, दो अलग अलग लिए मैंने। तो इस पे जो लगेगी गामा W इंटू एच डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो, ये तो पता ही होगा, बता रखा है। तो गामा W इंटू एच, यहाँ पे कितना होगा, गामा W इंटू में एच डैश, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पोर्शन पे इतना, इस पोर्शन पे इतना। अभी तो धीरे धीरे सारे और भी आएंगे, ड्रेनेज गैलरी भी लगाएंगे इसमें, वो धीरे धीरे सारी आती जाएंगे धीरे धीरे। तो मैंने कहा दोनों का वेट लेके चलते हैं यहाँ पे, एक इंक्लाइंड पोर्शन का जो कॉलम में ले रहा है ये, ठीक है, इस पे जो वेट आ रहा है, एक इस पे जो वेट आ रहा है, दोनों वेट लेके चलेंगे हम लोग। समझ के बाद ये सारी कहानी है। अब देख लो कौन कौन से वेट है। सबसे पहला P1, P1 किसके इक्वल होगा, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ट्रायंगुलर है, उसका एरिया ले लो। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका एरिया ले लो, उसका वेट कितना आ जाएगा
इसका आ जाएगा हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू में एच ये वैल्यू आ जाएगी, P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ P2। अरे ये P1 लग रहा है, ये लो, ये P1 है, ये ले लो P2। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लगता है, प्रेशर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टोटल वेट जो लगेगा हॉरिजॉन्टली, ये P1 लगेगा यहाँ से, ये यहाँ लगेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। P2 कितना होगा, P2 हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू ऑफ H इंटू में H डैश, ये लो H डैश इंटू H डैश, ये वैल्यू बन जाएगी। PV1 किसके इक्वल होगा, अब P1 जो भी वेट आ जाएगा, वेट अपन निकाल लेंगे, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम पता ही है अपने को, तो वेट ऑफ वाटर, अब ऐसा वेट ऑफ वाटर, अब इसमें ऐसा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, इस पोर्शन पे जितना भी वेट आ रहा होगा, समझ गए बात। आप इसको ऐसा करो, इस कॉलम को थोड़ा सा इधर लेता तो ज़्यादा ठीक था, ये पूरा आ जाता ना ABCD। अब मैंने इसको ज़्यादा क्लोज ले लिया, तो इसको ऐसा करो, ये लो, और क्लैरिफिकेशन कर देते हैं इसकी, यहाँ से लेके यहाँ कर दो। अब ठीक है, ABCD ये पोर्शन आ गया। ठीक है, इस पोर्शन पे जितना भी वेट लग रहा होगा ये सारी आ जाएगी। ABCD वेट ऑफ वाटर ऑन ABCD, इसका सारा वेट ही आएगा इसके ऊपर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट और कौन सा रह गया, PV2। अब इस पे कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, इसको भी थोड़ा इधर ले लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। ये लो, अब इसका अलग अलग है, चलो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे A, अब यहाँ पे लिख लिया ABCD, E F, यहाँ पे G, यहाँ पे H। तो PV2 इज वेट ऑफ वाटर ऑन E F G H, ये सारी कहानी आ जाएगी। अभी कैसे निकालते हैं पता ही है अपने को, वेट कैसे निकालते हैं, गामा इंटू में वॉल्यूम ले लो, गामा डब्ल्यू इंटू में वॉल्यूम वाटर, यहाँ भी क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू में वॉल्यूम वाटर, जो भी वॉल्यूम होगा वो निकाल लेंगे। ये सारी कहानी है, बना लो उसको फटाफट से। चलो क्या हुआ, किसकी, वाटर की कहाँ आती है फोर्स, फ्लो इधर हो रहा है। अरे वेट कहाँ जाएगा प्रेशर का, फिर तो इस पे लगेगा ही नहीं, फिर तो पानी तो आएगा ना ऊपर से, जब पानी आएगा अब वो उसकी सपोर्ट में, तो दोनों साइड है, तो इसका ज़्यादा वेट हो जाएगा जहाँ पे पानी आ रहा है। यहाँ से जब पानी आएगा जो उसकी सपोर्ट में खड़ा होगा, तभी तो लेवल इतना दिखाया है। हाँ, जब स्टोरेज है इसका लेवल कितना है, अपस्ट्रीम साइड में ज़्यादा का दिखा रखा है, यहाँ पे रिवर जा रही होगी, फ्लो कर रही होगी, तो इसका लेवल कितना है, तो यहाँ से जाएगा, मान लिया इसका वेट तो होगा कुछ ना कुछ, पानी का कुछ तो वेट होगा, इसका प्रेशर कुछ तो लगा रहा होगा, या लगाएगा ही नहीं, दोनों साइड प्रेशर आएगा, दोनों साइड लेके चलेंगे। तो इसको और ज़्यादा ये लेना है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, ये लो, कहाँ से लिया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ले लो, यहाँ से ले लो, ये लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जाएगा EF, अब H में आ जाएगा, ये जितना भी पानी यहाँ पे स्टोर होगा वो सारा आ जाएगा, समझ गए बात, ये सारी कहानी है। चलो बना लो उसको। अरे इंक्लाइन तो ज़्यादा होता है यहाँ से कम होता है, क्योंकि यहाँ से पानी आना है उसका, यहाँ से पानी आएगा तो इसके ऊपर वेट आएगा नहीं आएगा, आएगा तो फिर ये भी ले लेंगे और साथ में उसका भी ले लेंगे, दोनों कहानी आ जाएगी। लिख लो फिर से,
हो गया। चलो नेक्स्ट इज अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट इज थर्ड है, दो हो गए ना, थर्ड फोर्स। अब ये फोर्सेज ही पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इज अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स देखो इसके बारे में, वाटर सिपिंग थ्रू द पोर्स, वाटर सिपिंग through the pores, cracks and fissures of foundation material and water seeping through dam body and water seeping through the dam body, डैम की बॉडी से सीप करेगा, डैम बॉडी, then to the bottom, सीप करने के बाद बॉटम में आ जाएगा, through the joints between the body of dam and foundation, between body of dam and foundation, exert the uplift pressure, on the base of the dam, on the base of the dam, it is the second major external force, it is the second major external force acting on the dam, it reduces the downward weight, thereby reduces its stability, thereby reduces the stability, second external force acting on the dam, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझ आ जाएगा सारा, हो गया ना। चलो बनाते हैं डायग्राम, सोच रहा हूँ जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ, अब तो समझ आएगी कहानी, ठीक है। उसके बाद फोर्सेस, स्ट्रेट लाइन, ग्राउंड सरफेस दिखा दिया। दूसरी तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो यही दिखा देता हूँ, ये भी तो नीचे ले लेते तो भी चल जाता, ऐसे भी चल जाएगा, दोनों तरफ से ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाई लेवल दिखा दिया, ये लो लेवल दिखा दिया, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर दिखा दिया, सेम डायग्राम। अब लास्ट पर बना रहा हूँ, उसके बाद सीधा ही कर दूँगा मैं, चलो ठीक है जी। इसके बाद अब आपका रह गया इसके अंदर और क्या दिखा दें, टोटल हाइट कितने लीजिए यहाँ पे, एच लीजिए, यहाँ पे कितने लिए, दिस इज एच डैश ले लेंगे। ये रिटेन जो वॉल है बीच की, ओवर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितना लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था मेरा P1 माना था मैंने, और यहाँ पे कितना माना था, दिस इज यहाँ पे
यहाँ मान लिया था मैंने, दिस इज P2, P1 एंड P2 मान लिया था, ठीक है, P1 एंड P2। अच्छा, और टोटल वेट और क्या लगेगा, दिस इज द हाई फ्लड लेवल, ये यहाँ तक आ सकता है HFL, ये हाई फ्लड लेवल, इसका भी लेवल इतना है, टोटल वाटर लेवल, ये लिख लो, दिस इज टोटल वाटर लेवल, दिस इज हाई फ्लड लेवल, ये सारी कहानी होगी। अब आपको बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करते हैं हम लोग, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो अपलिफ्ट प्रेशर में आया, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे बाकी में कम, दिस इज़ दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये लो जी, ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इस पे अपलिफ्ट प्रेशर पे, अपलिफ्ट प्रेशर किस डायरेक्शन में लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर किस डायरेक्शन में लगता है, ऊपर के नीचे, सारे ऊपर की तरफ लगेगा। चलो बना लो इसको फटाफट से, चलो ये वाली लिख लो बस। लो, अच्छा, और दूसरा मैंने आपको बोला था इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, गामा W इंटू H होती है, याद है क्या, यहाँ भी कितनी होगी, ये मान के चलते हैं, जो जब अपलिफ्ट प्रेशर स्टार्ट होता है तो इसका बेस वाला प्रेशर यहाँ पे आ जाता है सेम, जो बेस पे जो प्रेशर लगेगा गामा W इंटू H वो यहाँ लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी कितना आएगा, सेम गामा W इंटू में H, ले लो। चलो बना लो इसको, दिस इज, इस अपलिफ्ट प्रेशर को PU से नोट कर लो, डिनोशन देनी है, ये P1 P2 एंड दिस ये सारी। चलो क्या, किस में, हाँ अपलिफ्ट प्रेशर हमेशा ऊपर ही लगता है, जहाँ पे सीपेज होगी वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, यस, ड्यू टू द सीपेज ओनली, इम्परमेबल सोइल तो लगेगा ही नहीं। अब हम तो कंसीडर करके चलेंगे सारे कुछ, डिजाइनिंग करनी है हमारे को, जब डिजाइनिंग करते हैं तो सारा कुछ कंसीडर करके चलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, उसी अकॉर्डिंग हम डिजाइनिंग करते हैं इसकी, नोट कर लो इसको। और ये कहाँ लग रहा होगा, ये भी सेंटर ग्रेविटी पे, ठीक है क्या, ये भी सेंटर ग्रेविटी पे, CG, ये जो प्रेशर फोर्स लगती है मुझे CG पे लगती है, मुझे ध्यान रखना है। हो गया, चलो नेक्स्ट, ये सारी कहानी जो है केस 1 है इसका, अपलिफ्ट प्रेशर का भी केस 1 है, जहाँ पे कोई ड्रेनेज गैलरी नहीं है, देयर इज नो ड्रेनेज गैलरी, नो ड्रेनेज गैलरी, समझो इसको। मैंने क्या लिखा है इसमें, मैंने लिखा है यहाँ पे वाटर सीपिंग थ्रू द पोर्स, वाटर सीप कर रहा है पोर्स से, वाटर सीपिंग थ्रू द पोर्स, क्रैक्स एंड फिशर्स। अब क्रैक एंड फिशर पता ही है अपने को, जो क्रैक्स आ जाते हैं, वाटर सीपिंग थ्रू द पोर्स, क्रैक्स एंड फिशर्स ऑफ द फाउंडेशन मटेरियल एंड वाटर सीपिंग थ्रू द डैम बॉडी देन टू द बॉटम थ्रू द जॉइंट्स बिटवीन द बॉडी ऑफ डैम एंड फाउंडेशन एक्सर्ट अ लिफ्ट फोर्स। ये सारे के सारे जो फिशर से निकला पानी सीप किया पोर्स में, सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर लगाएगा। इस पोर वाटर प्रेशर को क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर, जो एक्सर्ट कर रहा है टॉप हील से एंड टॉय से। अब इसने बोला इफ द सेकंड मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम, इट इज दी, ये सेकंड मेजर एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज द सेकंड मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम, इट रिड्यूसेस द डाउनवर्ड वेट, डाउनवर्ड वेट को क्या कर देगी, ये कम कर देगी, देयर बाय रिड्यूसेस द स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, वेट कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, नीचे से अगर अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा तो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये आपको एक सवाल बन जाता है, आपको पूछ लेगा ये, अगर वेट को क्या कर देता है अपलिफ्ट प्रेशर, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ये डायग्राम हो गया इसका, ठीक है, ये सारी कहानी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, ये सारी कहानी होगी, इसको सोल्व भी कर ही दें क्या, चलो सोल्व कर ही लो, नोट डालो इसमें, नोट डालो, नोट डाल के लिखो, व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड, सेकंड केस आ जाएगा, केस 2 अलग से बना दूं या इसी में कर दूं,
ठीक है, इसमें तो हो ही जाएगा यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी। ठीक है, इसको केस 2 में लिख लेते हैं। चलो केस 2 लिखो, और केस 2 में नोट लिखवा दूंगा। केस 2 लिखो, ड्रेनेज गैलरी इज प्रेजेंट इफ ड्रेनेज गैलरी इज प्रेजेंट। अगर ड्रेनेज गैलरी क्या है, प्रेजेंट है। चलो, अब ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है तो क्या होगा, अब ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है तो एक डायग्राम और बना लेते हैं, ड्रेनेज गैलरी का भी पता लग जाएगा अपने को। अब वो लाइन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, अब हो गया जितना बनाना था। चलो, ऊपर करके कर देता है यार। चलो, दिस इज दी, यहाँ पे अपने को ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दी। अब ड्रेनेज गैलरी अब कैसी होती है फोटो दिखा दूंगा अभी आपको। दिस इज ड्रेनेज गैलरी, यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइडेड है। अब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइडेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगेन दोबारा से बनाओ, दिस इज दी डिस्ट्रीब्यूशन। जरूरत ही नहीं यार, काम चल जाएगा ऐसे। चलो, ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है, ऐसे कैसे बना दी। अब हम सिर्फ काम की चीज़ ले लेते हैं, बस वाटर का लेवल दिखा देता हूँ आपको। ये वाटर का लेवल है, दिस इज दी वाटर लेवल। यहाँ पे वाटर का लेवल, ये वाटर का लेवल है। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आके कम हो जाएगा। क्यों, पानी सारा सीप करके कहाँ चला जाएगा, इस ड्रेनेज गैलरी में, ये इधर चला जाएगा। और यहाँ से ये मैच कर दो उसको, ये वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअल में तो कैसे जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था वो, अब क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज गैलरी के कारण। तो ये सारी कहानी हो जाएगी ड्रेनेज गैलरी के कारण। तो अल्टीमेटली और वहाँ से सेम ही ले लें तो भी चल जाएगा। ये लो, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट थी, अब ये ड्रेनेज गैलरी यहाँ से ये चलेगी, ये ले लो, ये ठीक है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्योंकि ड्रेनेज गैलरी थी, अब वैसे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा था, ट्रेपेजोइडल आ रहा था। अब सारा पानी कौन ले लेगा, जो सीप करके आएगा, सीप करके अपलिफ्ट प्रेशर को घटा देगा। अब अपलिफ्ट प्रेशर को घटाया तो यहाँ से घट जाएगा, घटने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और ना होता तो एग्जैक्ट कैसे आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन आता वो, समझे बात को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसके कारण, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के कारण, या ड्रेनेज गैलरी कह सकते हो। मैं इन्फिल्ट्रेशन कह रहा हूँ, वो उधर वाली इन्वायरमेंट वाली। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से, ये सारी कहानी आ रही। ड्रेनेज होगा तो ये डायग्राम यूज करेंगे। ड्रेनेज नहीं होगा तो, ड्रेनेज गैलरी नहीं लगाई तो, अगर ड्रेनेज गैलरी नहीं लगाई ना लगाएं तो सेम आ जाएगा, वो पहले वाला केस हो जाएगा, सेम आ जाएगा सब। ये सारी कहानी सीपेज होगी। अब ये देखो कैसे जा रही है सीपेज, लो सीपेज बना देता हूँ। ये सारी सीपेज कैसे जा रही है, सारी सीपेज इसमें जा रही है। अब ये आपका सिर्फ आगे का व्यू दिखा रखा है, ये अंदर तक होती है, गैलरी अंदर तक होती है, ये साइड व्यू है, अंदर तक जा रही होती है ऐसे, इसकी शेप ऐसी होती है, देखो ये ऐसे, ये अंदर तक जा रही है, समझ रहे हो, आगे से दिख रही है, सो आगे तक ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना। ये भी पानी इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर, बस अब उसको ग्राउंड वाटर में दे दो या अपना इसको यूज़ कर लेते हैं लोग। ये सारे कहानी साइड में देते हैं डैम के, ताकि जो सीप होकर जो पानी आ रहा है वो इसके अंदर आ जाए। अब वो ऐसा परमिएबल का बनाते हैं, जितना भी सीपेज होगी सारी उसके अंदर आएगी, ये सारी। ये सारी कहानी आ गई। ये सारी कहानी होगी। ठीक है, इसके लिए फिक्स कर रखा है। अभी अपलिफ्ट प्रेशर बोलेगा फेस ऑफ दी ड्रेनेज गैलरी पे कितना आएगा, फेस ऑफ द ड्रेनेज गैलरी पे चेक कर लेते हैं इसको कितना आएगा। एक नोट डाल के पॉइंट लिख लो, खत्म करते हैं इसको। नोट डाल के पॉइंट लिखो, इसमें लिखो इसके अंदर, व्हेन ड्रेनेज गैलरी
नहीं बंद हो गया। When drainage gallery is provided to relieve the uplift pressure, and the recommended uplift of the face uplift on the face of gallery is equal to face on the gallery हो गया यार, चार्जिंग है इसकी, इज इक्वल टू, दोबारा कर देता हूँ, ऑन द गैलरी इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट टोए, at toy गया है तो hydrostatic force at toy that is 1/3 of, ये 2 मिनट पॉज कर दो। क्या हो गया था, कहाँ तक हो गया था, जो तभी नहीं लिखा जा रहा था। चलो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लिखो इसके बारे में। गैलरी इज इक्वल टू, कहाँ पहुँच गया था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, गैलरी इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट टोए, इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट दी टोए पे जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ऐड हो जाएगा। अभी कैसे होगा ये लिखवा देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस, अब ये वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, आई कैसी, ये कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस में गामा डब्ल्यू एच डैश, ये मेरा फॉर्मूला है इसका, ये वैल्यू आती है यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर की ड्रेनेज गैलरी के कारण, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पूरा लिख दूँ तो अपलिफ्ट प्रेशर, क्या हो रहा है, लिखा क्यों नहीं जा रहा इससे, uplift pressure at the face of drainage gallery, at the face of drainage gallery is gamma w into में h dash plus 1/3 gamma w h माइनस में गामा डब्ल्यू एच डैश, ये वैल्यू आपको देना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। अच्छा, एच डैश कहाँ का, इधर देख लो, सारा कुछ देख लो। इधर की हाइट कितनी थी, वाटर लेवल की एच थी, वहाँ की कितनी थी, ये पहले वहाँ की है, ध्यान रखना, एच मत कर देना इसको। 1/3 दोनों का डिफरेंस, यहाँ से वैल्यू आती है जो पोर वाटर प्रेशर आएगा अपलिफ्ट वाली जगह पे, आई समझ में। अच्छा, ये बताओ मुझे, हील पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, हील पे जब स्टार्ट किया था, गामा डब्ल्यू इंटू एच, अरे पोर वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर स्टार्टिंग में कितना है हील पे, अरे भाई अब हो गया अपना ये सिस्टम, या तो ये डायग्राम था, ठीक है, या ये डायग्राम था, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू में एच, यहाँ पे कितना है, गामा डब्ल्यू इंटू में एच डैश, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है गामा डब्ल्यू इंटू में एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस में गामा डब्ल्यू एच डैश, यहाँ पे जो प्रेशर निकलेगा। अब प्रेशर की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, आपको निकालना क्या होता है, टोटल एरिया निकालना होता है, सेम कि नहीं,
हाँ घट गया ना यहाँ से, ये वाली वैल्यू है ना, ये तो आएगी सेम, यहाँ पे तो निकाल सकते हो आप, ये वाली वैल्यू बोल रहा हूँ। यहाँ पे अब जो घट गया, घटने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, ये निकालने में टाइम लग जाएगा, तो आपको डर याद होगा। ठीक है, ये सारी कहानी ध्यान रखना। सवाल कराता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 लाइन और लिख लो, सवाल करते हैं इसके ऊपर। चलो, बेसिक डायमेंशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी, वो भी लिख लो। लिख लो इसके बारे में। कितने पॉइंट हो गए इसमें, नोट ही चल रहा है क्या? सेकंड नोट लिखो, बेसिक डायमेंशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी, बेसिक डायमेंशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी, बेसिक डायमेंशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी is 1.5 to 1.8 meter, 1.5 meter to 1.8 meter, 1.5 meter to 1.8 meter. The value of uplift pressure, the value of uplift pressure, the value of uplift pressure at the location of drainage gallery, at the location of drainage gallery, at the location of drainage gallery is independent of location of drainage gallery. क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी, लोकेशन ऑफ ड्रेनेज गैलरी। ये ऑब्जेक्टिव है, ये तब यहीं पे लिखा दिया आपको। Next point, hence drainage gallery is provided near to the upstream portion so as to क्या हो रहा है यार, upstream portion so as to uplift pressure reduced to minimum, uplift pressure reduced to minimum, ये सारी कहानी है। तो अपस्ट्रीम पोर्शन कहाँ प्रोवाइड करोगे आप, यहाँ प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये सारी कहानी है। चलो अब कैसे, एक डायग्राम और बना देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब गैलरी जो है यहाँ प्रोवाइड करनी है मुझे, कहाँ पे, अपस्ट्रीम पोर्शन के पास में। तो अपस्ट्रीम पोर्शन के पास में प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज द पोर्शन, ये अपस्ट्रीम पोर्शन के पास में प्रोवाइड कर दिया अपन ने, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसके अंदर आ सके। दूसरा, अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ज़्यादा पानी कहाँ पे है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ का ज़्यादा लॉसेज यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लॉस यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है ये वाला भी। सो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, ये सारी कहानी ध्यान रखें। तो लिख लो इसके बारे में। ये कितना था, दिस इज एच, यहाँ पे कितना था, दिस इज, यहाँ पे हाइट कितनी थी, एच डैश। यहाँ पे अपन निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू में एच डैश। यहाँ पे कितना है, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू में एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस में गामा डब्ल्यू एच डैश। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। एक न्यूमेरिकल लिख लो, इस पर क्लियर हो जाएगा सारा। एक और एक नोट यहीं लिखवा दूँ क्या, अगले टॉपिक में लिखवाऊँ नोट? कितने नोट ही चल रहे हैं, नोट ये तीसरा नोट और लिख लो, एक लास्ट नोट है।
earthquake forces, earthquake forces, earthquake forces, it is also earthquake forces, नोट ऐसा लिख लो, अपलिफ्ट फोर्सेस, ये क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्सेस, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्सेस, uplift pressure forces are not affected by earthquake forces. ये लिख लो ऐसे, earthquake forces, कंसीडर लिख लेना आगे, कंसीडर करके चलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्सेज है वो इफेक्ट नहीं होती अर्थक्वेक फोर्सेज से, ठीक है। चलो ये सारी कहानी भी होगी। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, कई देर होगी लिख के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको। हो गया, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अपलिफ्ट प्रेशर, कैलकुलेट द अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स एक्ट ऑन डैम। किसी भी डैम पे अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स कैसे निकालोगे? डायग्राम दे रहा हूँ, दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे वाटर का लेवल दे दिया आपको, यहाँ पे वाटर का लेवल दे दिया, यहाँ पे वाटर का लेवल है 65 मीटर, ये स्ट्रेट लाइन, अलग अलग लेवल है। इसका लेवल दे दिया आपको 65 मीटर, इसका 5 मीटर। अब इसका है 65 मीटर, इसका है 5 मीटर, इसका है 5 मीटर। ये सारी कहानी है। अब जो डैम है इसमें इसकी भी वो दे दिया आपको, ये डैम की जो वॉल है ये है 10 मीटर की, ये 10 मीटर की है। और एक और चीज़, इसके जो शेप वो बनाऊँ क्या? चलो बना देता हूँ, वो भी इसी में बना देता हूँ। यहाँ से जो शेप ऐसी दे रखी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी दे रखा है आपको। अब यहाँ भी आएगा, वो मैंने बनाया नहीं है, समझ गए ना बात। यहाँ वैल्यू 40 मीटर है, दिस इज 40 मीटर, दिस इज दी 40 मीटर। अब आपको साथ में यहाँ पे क्या दे दी? एक ड्रेनेज गैलरी भी दे दी, ये लो ड्रेनेज गैलरी, ये सारी कहानी दे दी। ऐसा डायग्राम बना के दे देगा, आपको समझना सारा कुछ। यहाँ पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और आंसर निकाल के दो फटाफट से। यहाँ पे हाइट कितनी है? यहाँ पे हाइट कितनी है? तो गामा डब्ल्यू इंटू में 65, गामा डब्ल्यू इंटू में 5, ये आ गई। बीच में निकालनी है आपको, बीच का फॉर्मूला पता ही है अपने को, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। करिए फटाफट से। निकालने क्या? फोर्स निकालनी है, ध्यान रखना। फोर्स कैसे निकालते हैं? एरिया से गुना कर दो प्रेशर को, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रेशर का जो एरिया है, फोर्स कैसे निकालते हैं? अरे डिस्टेंस से गुना कर दो उसको, और क्या है। हाँ, एरिया को डिस्टेंस से गुना कर देंगे इसमें। मतलब अब एरिया निकालो, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया क्या होगा? अरे एरिया ले लो, खाली एरिया से ही हो जाएगा। फोर्स निकालनी है, एरिया कैसे निकालते हैं? फोर्स कैसे निकालते हैं? उसका एरिया ले लो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया, उसी हो जाएगा। चलो अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया कितना होगा? डायग्राम बना दूं क्या? डायग्राम बना दूं? ये बना लोगे? लो डायग्राम लो, ये बना दी। कहाँ है गैलरी? कहाँ है? यहाँ है, दिस इज द गैलरी। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको, ये लो, ये वैल्यू दे दी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। बना दो डायग्राम, ये ऊपर की तरफ, ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई? दिस 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 दिस, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये सारी कहानी हो गई, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे वैल्यू कितनी है प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की? यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 गामा डब्ल्यू। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ कितनी आ जाएगी? 5 गामा डब्ल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। अब निकालनी कहाँ है? जहाँ पे ड्रेनेज गैलरी है, यहाँ मेरी ड्रेनेज गैलरी है। यहाँ की वैल्यू कितनी होती है? आपको याद कराई है मैंने अभी, बोलो।
दिस इज गामा डब्ल्यू इंटू में एच डैश प्लस 1/3 इंटू में गामा डब्ल्यू एच माइनस में गामा डब्ल्यू एच डैश निकाल दो। गामा डब्ल्यू एच डैश की वैल्यू कितनी है 5 माइनस में 1/3 गामा डब्ल्यू इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 65 माइनस में गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश की वैल्यू कितनी है 5। सोल्व कर लो वैल्यू कितनी आ रही है, सोल्व कर लो वैल्यू कितनी आ रही है, पहले सोल्व ही कर लो। अब गामा डब्ल्यू के फॉर्म में निकालो, बार बार कौन निकालेगा। क्या ले लो, कॉमन ले लो गामा डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, गामा डब्ल्यू कॉमन ले लो। पहले क्या बचेगी 5 माइनस में 1/3 65 माइनस में 5 कितनी आ जाएगी। अरे प्लस लिखवाया कि माइनस लिखवाया मैंने, अरे प्लस आएगा भाई, पहले माइनस लिखवाया क्या सब जगह, प्लस आएगा यार। अरे प्लस ही तो लिखा है, मैंने माइनस कर दिया, प्लस ही आएगा। अरे माइनस कैसे आ गई, गामा डब्ल्यू कितनी आ गई 5 प्लस में 65 माइनस 5 60 60/3 20 वैल्यू कितनी आ गई 25 गामा डब्ल्यू। कोई दिक्कत, 25 गामा डब्ल्यू आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आ गई, अब डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, एक बार डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। दिस इज द वैल्यू, ये कितनी है, ये 25 आई है और यहाँ पे कितनी है 5 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये लो ये वैल्यू आ गई है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है 65 गामा डब्ल्यू, यहाँ पे कितनी है 25, यहाँ पे कितनी है 5, निकाल लो। दो ट्रेपेजोइडल बन गए, दोनों ट्रेपेजोइडल बन गए, एक ये, दोनों को प्लस कर दो। ये एरिया, ये पहले ये एरिया ले लो, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है 65 गामा डब्ल्यू प्लस 25 गामा डब्ल्यू। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दे रखा है क्या, दिया नहीं डिस्टेंस, दिया होगा यार 10 दे रखा है ना, 10 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इनटू में 10 प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है 25 गामा डब्ल्यू प्लस में 5 गामा डब्ल्यू। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, अरे डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है, ये लो 40 मीटर। सोल्व कर लो वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो करो पहले सोल्व कर लो कितनी आ रही है। नहीं यार क्या कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, 65 और 25 कितने हो गए, 70 90 हो गया, 90 900 900/2 450 गामा डब्ल्यू, 450 गामा डब्ल्यू प्लस 25 और 5 कितना आएगा 600 प्लस में 600 वैल्यू कितनी आ गई 600 गामा डब्ल्यू, वैल्यू कितनी आ गई 1050 हो गया, 1050 गामा डब्ल्यू आ गया। अगर गामा डब्ल्यू वैल्यू पुट करनी 10 कर देना, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050 500 हो जाएगा। ये के वाटर में करना 10 इंटू में 10 करोगे किलोमीटर पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई। ठीक है चलो ये सारी कहानी होगी। ठीक है नेक्स्ट, अब नोट डालो। ठीक है चलो नेक्स्ट नोट डालो। अपलिफ्ट प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, नोट डाल के लिखो उसमें। अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड, अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, can be controlled by constructing the sheet pile wall, by constructing the sheet pile wall। अब ये पढ़ा हुई है, आपने करवाऊंगा, टॉपिक भी आएगा इसका। ठीक है तो शीट पाइल वॉल बना देते हैं ताकि सीपेज ना हो। नेक्स्ट और क्या होता है, कंस्ट्रक्टिंग द, एक मिनट में पूरा वो लिखवा देता हूँ। प्रोवाइडिंग द शीट पाइल वॉल हो गया, प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी, प्रोवाइडिंग ये तो बताई थी कैसे होती है, प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी। थर्ड इज प्रेशर ग्राउटिंग द फाउंडेशन, प्रेशर ग्राउटिंग द
फाउंडेशन के प्रेशर राउटिंग कर दो। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अभी सवाल आया हुआ ये वाला, ठीक है, कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है ये वाला, ठीक है क्या, ये आप ध्यान रख लोगे। चलो बहुत है, इतना, इसको रोक दो।